हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। ये पहली न्यूज़ बनाई गई है। देखिए, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की स्थापना अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2020 की राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। वह गत वर्ष 24 अक्टूबर को पुनः रामलला का दर्शन करने आए और राम मंदिर के निर्माण का भी अवलोकन किया था। 3 तल के राम मंदिर के भूतल का निर्माण पूर्ण होने के बाद रामलला की स्थापना के अवसर पर प्रधानमंत्री का आगमन पहले से ही अपेक्षित था। 31 मई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की बैठक के बाद रामलला के प्रतिष्ठा उत्सव में प्रधानमंत्री को बुलाए जाने की घोषणा किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री की व्यस्तता को देखते हुए उन्हें 6 माह पूर्व से ही इस उत्सव को आमंत्रित करने के लिए निवेदन पत्र भेज दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बेहद गंभीर हुआ चक्रवात बिपजर्य। अरब सागर में चक्रवात बिपजर्य हफ्ते भर बाद अत्यंत गंभीर रूप ले चुका है। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुका यह चक्रवात अभी पूर्व मध्य अरब सागर में है। यह 15 जून की दोपहर तक सौराष्ट्र कच्छ के पास तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि तट से टकराने के दौरान हवा की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, फिर भी इसकी रफ्तार कम से कम 150 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। समुद्र में अभी से हलचल बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा खतरा गुजरात के तटीय जिलों पर है। देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, कच्छ, जामनगर, राजकोट, मोरबी एवं जूनागढ़ के पास 3 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और 14-15 जून को भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र एवं राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। चक्रवात से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक कर संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने बिजली, संचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखकर इन्हें कोई क्षति पहुंचाने पर तत्काल बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। G20 में साझा घोषणा पत्र पर फिर नहीं बनी बात। देखिए, ये कई बार हो रहा है जब साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। G20 देशों के मंत्रियों की एक और बैठक पर यूक्रेन विवाद की छाया रही। वाराणसी में सदस्यों के विकास मंत्रियों की बैठक के बाद कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। संयुक्त पत्र की जगह जो पत्र जारी किया गया उसे आउटकम डॉक्यूमेंट यानी कि परिणाम प्रपत्र एंड चेयर्स समरी, अध्यक्ष देश का सार कहा गया। कारण यह रहा कि इस पत्र में यूक्रेन विवाद का जिक्र किया गया है और अपेक्षा के तौर पर इसके लिए रूस को जिम्मेदार भी ठहराया गया है। लिहाजा रूस ने इस प्रपत्र से खुद को अलग कर लिया, जबकि चीन का कहना है कि इसमें यूक्रेन का जिक्र नहीं होना चाहिए था। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि किस देश ने समर्थन किया और किसने विरोध किया मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी ने अपने हितों के संदर्भ में बात की है। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में सदस्य जो 20 देशों के अलावा भारत द्वारा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को लेकर 7 वर्षीय नई कार्य योजना को जारी किया गया है। पर्यावरण संतुलन स्थापित करने को सहयोग व साझेदारी बढ़ाने के लिए दूसरा प्रपत्र भी जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। छात्रों को 9 साल के भीतर पूरा करना होगा MBBS कोर्स। MBBS करने वाले छात्रों को अब एडमिशन की तारीख से 9 साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा, जबकि उन्हें फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ 4 अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट का रिजल्ट जारी होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 यानी कि GMER 23 के अनुसार नीट यूजी मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसिल होगी। NMC ने 2 जून को जारी अधिसूचना में कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों को फर्स्ट ईयर MBBS के लिए 4 से अधिक प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को कोर्स में एडमिशन की तारीख से 9 साल बाद ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने से मिटेगा देशों के बीच विभेद। देखिए, वैश्विक स्तर पर अमीर और विकासशील व गरीब देशों के बीच तकनीक के उपयोग को लेकर बढ़ते विभेद को लेकर उठी चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाकर ही इस अंतर को मिटाया जा सकता है। बदलते वक्त में डाटा को आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी बताते हुए मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दूसरे देशों के साथ साझा करने का प्रस्ताव भी रखा। मोदी ने वाराणसी में G20 बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कर्ज की समस्या से जूझते गरीब और विकासशील देशों का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि निवेश बढ़ाकर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मोदी ने एक बार फिर बहुराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की वकालत की। मोदी ने कहा कि दुनिया में बढ़ता डाटा विभेद एक बड़ी चुनौती है। उच्च गुणवत्ता के डाटा आज आर्थिक नीतियों, संसाधनों के बेहतर तरीकों से आवंटन करने और प्रभावशाली लोक सेवा के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। G20 में भारत ने किया एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को G20 की बैठक में 2 सत्रों में शामिल सदस्य देशों के विकास मंत्रियों और प्रतिनिधियों के सामने वैश्विक विकास की रूपरेखा को सामने रखा। उन्होंने ज्ञान गंगा की नगरी काशी में सभी का स्वागत किया। सदस्य देशों के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस निमित्त महत्वपूर्ण एजेंडा तय करने के लिए इस मंच को एक बड़ा अवसर बताया। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। भारत की ओर से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का आह्वान किया। जयशंकर ने कहा कि एक धरती के रूप में हमें जरूरतमंदों के लिए एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। एक परिवार के रूप में हमें ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहिए जो तालमेल आधारित हो, उन प्रणालियों को पुनः जीवित करें जो एजेंडे को पूरा करती हों। एक भविष्य के लिए हमें अपने कार्य के केंद्र में नौजवानों की आकांक्षाओं को रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, नई शिक्षा नीति के अमल पर पूरी दुनिया की नज़र, अमेरिका ब्रिटेन सहयोग को तैयार। देखिए, G20 की शिक्षा, कौशल विकास और शोध से जुड़ी अब तक की बैठकों से उत्साहित शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया की नज़र नई शिक्षा नीति के अमल पर है। कई देश नीति के साथ ही इसे अमल से जुड़े प्रत्येक पहलू पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देश इसमें सहयोग देने के लिए भी उत्साहित हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के साथ शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया गया है। 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय देश में जल्द ही अपने कैंपस खोलने जा रहे हैं। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने सोमवार को G20 की शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े चौथे कार्यदल की 19 से 22 जून के बीच पुणे में प्रस्तावित बैठक की जानकारी दी है। बताया गया है कि इस बैठक में अब तक G20 देशों के 14 मंत्रियों ने आने की स्वीकृति दी है। इसमें ब्रिटेन, इटली, ब्राज़ील, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, जापान, ओमान, मॉरिशस व नीदरलैंड शामिल हैं। इसी माह अमेरिका के साथ भी इसी मुद्दे पर बैठक प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रमुख देशों के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जवाबदेह AI चाहिए, इसके खतरे से सतर्कता जरूरी, CAG मुर्मू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वैश्विक स्तर पर पैदा हुई नई चुनौतियों और चिंताओं की झलक G20 के तहत आयोजित सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि SAI 20 बैठक में भी देखने को मिला। बैठक को संबोधित करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि CAG गिरीश चंद्र मुर्मू और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने AI के खतरे से सावधान रहने को कहा है, लेकिन इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो अवसर पैदा होंगे उसका फायदा उठाने की भी बात कही गई है। CAG मुर्मू का कहना है कि नीति निर्धारकों को यह तय करना होगा कि एक जवाबदेह AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित करने की प्रक्रिया किस तरह से बनाई जाए। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भविष्य में हम दुनिया के समक्ष चुनौतियों का किस तरह से सामना करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग करते हैं। इनमें सकारात्मक व विध्वंसक दोनों तरह की क्षमताएं हैं, इसलिए हमें AI की क्षमताओं की शीघ्रता से पहचान करनी होगी।
SAI दुनिया के शीर्ष 20 अमीर देशों के सरकारी ऑडिटिंग एजेंसियों का संगठन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती की तैयारी। सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त दिशा निर्देश तैयार कर रही है। इन नियमों के उल्लंघन पर सरकार के पास गेम रोकने का अधिकार होगा। इस गेमिंग में शर्त लगाकर धन का लेन देन करने, खेलने वालों को उसकी लत लगाने और खेलने वालों को अंततः आर्थिक नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र निहित होता है। इस बाबत कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने नियमों को कड़ा करने का निर्णय लिया है। ऐसे गेम पर अब रोक लगेगी। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मामलों के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी है। उन्होंने कहा, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पहली बार दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हम 3 तरह के गेम के लिए अनुमति नहीं देंगे। इसमें धन का लेन देन पूरी तरह से रोका जाएगा, क्योंकि गेम में धन के सशर्त लेने देने से खेलने वालों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट न्यूज है, देश में अब सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सागर जिले में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की सहमति के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नौरादेही को टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया है। राज्य सरकार इसी माह अधिसूचना जारी कर सकती है। नौरादेही को मिलाकर मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक 7 टाइगर रिजर्व होंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 रिजर्व हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 5 टाइगर रिजर्व हैं। ऐसे ही राजस्थान में 4 हैं। देश में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 700 तक जाने की उम्मीद वन अधिकारियों ने जताई है। यह आंकड़ा 19 जुलाई को सामने आएगा। दरअसल इस दिन भारत सरकार बाघों की निगरानी के राज्यवार आंकड़े जारी कर रही है। बाघ आकलन 2022 के अंतर्गत नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक प्रदेश के संरक्षित और गैर संरक्षित वन क्षेत्रों में बाघ गिने गए हैं। प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या देख पहले से ही नए संरक्षित क्षेत्रों के गठन और अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है। नौरादेही अभ्यारण्य का चिता परियोजना के लिए भी चयन हुआ है और इसमें वर्तमान में 16 बाघ भी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, भारत यूएई के बीच रुपए व दिरहम में व्यापार जल्द। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जल्द ही रुपए और दिरहम में व्यापार शुरू हो सकता है। दोनों ही देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने इसकी संभावना जाहिर की है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जयोदी ने बताया कि दोनों देशों के वित्त मंत्रालय रुपए और दिरहम में व्यापार शुरू करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक गैर पेट्रोलियम उत्पाद के व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सीपा हुआ था और इसके बाद उसके 1 साल होने के पश्चात नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच सीपा पर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर को व्यापार को बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित करने के साथ यूएई इंडिया सीपा काउंसिल के गठन का भी फैसला किया गया है। इस काउंसिल के गठन से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को आगे व्यापार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एमएसएमई व स्टार्टअप कारोबार के लिए सीधे काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, आरबीआई की राहत, डिफॉल्टर्स को फिर से मिल सकेगा कर्ज। बैंक डिफॉल्टर्स को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने कहा है कि यदि डिफॉल्टर और बैंक में कर्ज को लेकर समझौता हो जाता है तो ऐसे डिफॉल्टर को 12 महीने बाद फिर से लोन मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए बैंकों को अलग नीति बनानी होगी और बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। दरअसल आरबीआई ने फंसे कर्जों की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली के लिए बैंकों को धोखाधड़ी करने वालों या जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों के साथ समझौता करने की छूट दी गई है। इसके तहत बैंकों को कर्जदारों के साथ साथ तकनीकी राइट ऑफ यानी कि बट्टा खाता का निपटान समझौता करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमानित प्राप्त नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी। इन नीतियों में बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। साथ ही निपटान समझौता और तकनीकी राइट ऑफ के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। विश्व में सबसे तेजी से परमाणु हथियार जमा कर रहा चीन।
देखिए, चीन ने परमाणु हथियारों की संख्या में बीते वर्ष बड़ी वृद्धि की है। परमाणु हथियारों पर निगाह रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते वर्ष चीन ने 60 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि यूनेस्को में फिर से शामिल होगा अमेरिका। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने घोषणा की है कि अमेरिका फिर से इस संस्था में शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था में शामिल होने के साथ ही अमेरिका इसकी पूर्व की बकाया $60 करोड़ की धनराशि भी देगा। फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के यूनेस्को के कदम के विरोध में अमेरिका करीब 10 साल पहले इससे अलग हो गया था। अमेरिका के सरकारी सूत्रों ने बताया कि यूनेस्को में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने फिर से संस्था में लौटने का मन बनाया है। संस्था में अमेरिका की अनुपस्थिति में चीन आर्थिक सहयोग बढ़ाकर और समर्थक देशों के बल पर प्रभाव बढ़ा रहा था। इसके चलते यूनेस्को की नीतियों में चीन के दखल का खतरा पैदा हो गया था। इसी के बाद लोकतांत्रिक देशों की सलाह पर अमेरिका सरकार ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। चार बार इटली के प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बुर्लस्कोनी का निधन। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बुर्लस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह इटली के 4 बार प्रधानमंत्री रहे। वह सेक्स स्कैंडल सहित कई विवादों से घिरे रहे। उनका जन्म 29 सितंबर 1936 में मिलान में हुआ था। इटली की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले बुर्लस्कोनी बड़े उद्यमी भी थे। तो ये आज का यानी 13 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।